सुनो, मैंने देखा है उनका रिश्ता बड़ा प्यारा है। इश्क अब भी दोनों में बहुत सारा है। बाबा अपनी नई कमीज के बटन माँ से लगवाते हैं। माँ भी अपने माथे की बिंदी उन्हें देखकर मिलाती है। हर संडे अब भी वो बिना भूले साथ पानी पूरी खाने जाते हैं। बाबा से माँ की तकलीफ नहीं महसूस होती है। बाबा बीमार होते हैं तो माँ रो देती है। अपनी जूठी थाली का हक बाबा ने बस माँ को दे रखा है। माँ ने भी उनसे 7 जन्मों का वचन ले रखा है। अब इससे बढ़कर कोई प्यार हो तो बताना। अब इससे बढ़कर कोई प्यार हो तो बताना। मैंने माँ को बस मेरे खातिर बाबा तक से झूठ बोलते देखा है। कॉलेज के पहले दिन उससे मुलाकात हुई थी, फिर कभी ना उस लड़की से बात हुई थी। हर्फ बहर्फ मैं उसे कविताओं में उतारता गया। अपना सारा प्यार मैं अपने शब्दों पे वारता गया। उन कहानियों का इन लेखकों से अलग सा रिश्ता होता है। ये कलंदर बस उनमें ही जागता सोता है। एक पल को सब कुछ फरेब मान भी ले, पर इसे अपने खुदा से ज्यादा अपने मिसरे पे भरोसा होता है। पर इसे अपने खुदा से ज्यादा अपने मिसरे पे भरोसा होता है। एक सुहागन की तरह शब्दों की नींव को सजाया है। मैंने खुद को मारकर अपनी कविताओं की रूह को जगाया है। हर एक छंद के हर एक शब्द को सीने की धीमी आंच पर सेका है। इतना प्यार करने के बाद भी मैंने अपनी लिखी कविताओं को उस लड़की की जोगन बनते देखा है। सांसें चंद है हमारी, फिर भी आंखें बंद है हमारी। देखो वो जो किसी ने ना देखा है। हाँ, मैंने भीड़ में बाबा को माँ का हाथ पकड़ते देखा है। मोहब्बत में दिलों को दिमाग के खिलाफ साजिशें करते देखा है। हम सब ने देश के जवानों को हथेली पे मौत रखते देखा है। पर मैंने कभी कभी तवायफों को भी करवा चौथ रखते देखा है। पर मैंने कभी कभी तवायफों को भी करवा चौथ रखते देखा है। पाखंडियों को उसके नाम से खेलते देखा है। मैंने खुदा को भी तकलीफें झेलते देखा है। पत्थर को सोना बनते देखा है, कल को आज होते देखा है। लोगों को एक दूसरे का मोहताज होते देखा है। जिंदगी भर हमने अपने हाथों से कितना कुछ फेंका है। सुनो, बताओगे नहीं तुमने क्या क्या देखा है? थैंक यू। जो लफ्ज जुबां तक नहीं आते मेरे, वो उन्हें भी पहचानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। सूझबूझ में मुझसे आगे है, वो थम जाती है जब दुनिया भागे है। मसरूफ रहती है न जाने किस गांव में, त्योहारों में पायल पहनती है वो अपने पाँव में। मेरी कहानियों को बड़े इत्मीनान से सुनती है। मेरे शब्दों पर पलके रखकर शायद वो भी ख्वाब बुनती है। कुछ छुपाता हूं उससे तो न जाने कैसे जान जाती है। हर बार मेरा मुखौटा हटाकर मेरी सच्चाई पहचान जाती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। मैं ना सुनूं तो गुस्से में आती है, मैं सुन लूं तो मुस्कुराती है। मैं उदास हूं तो समझाती है, मैं चुप हूं तो सहलाती है। मैं खफा हूं तो नहीं मुझे मनाती है। मेरी नाकामयाबियों पर अपना हक जताती है। थोड़ी बेसुरी है पर गाकर सुनाती है। मैं परेशान ना करूं तो परेशान हो जाती है। इतनी तिलिस्मानी होकर भी वो मुझे अपना दोस्त मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। हाँ, मैं उससे मजाक बेहद करता हूँ, पर उसे खोने से डरता हूँ। उसकी नापसंद भी मुझे पसंद है। उसकी आवारगी में मेरी आज़ादी बंद है। मैं शब्द रखता हूँ, वो जज्बात उठाती है। मैं शब्द रखता हूँ, वो जज्बात उठाती है। मेरे कोरे कागजों पर किसी कविता सी उतर जाती है, पर पूरी कविता में भी वो कहाँ खरी उतरती है। रोज रोज भला जन्नत से कहाँ ऐसी परी उतरती है। मैं उम्मीद ना तोड़ दूं इसलिए मेरा हाथ थामती है। मुझसे ज्यादा मेरे सपनों को वो हकीकत मानती है। उसे रास्तों की परवाह नहीं है, वो खुद को लहर मानती है। एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। जिंदगी दरवाजे पर खड़ी है, पर दरवाजे पर कड़ी है। आजकल रुकते नहीं एक जगह तुम, इतनी कहां की हड़बड़ी है। ये वो एक किस्सा है जो अब मेरा हिस्सा है। ये वो एक किस्सा है जो अब मेरा हिस्सा है। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूं। एक बार जो हां कर दी तो हां, और ना कर दी तो ना। और इस जिद ने बचपन में मुझे बहुत मार खिलवाई है। लगभग घर के सारे लोग मुझसे परेशान रहते थे। माँ तो इस हद तक कि या तो हर दूसरे दिन मुझे झाड़ू से कूटती थी या बातें करना बंद कर देती थी। तो मैं भी थोड़ा चिड़ा चिड़ा सा रहता। पर इन सब रंजिशों के बीच वो एक शख्स जो चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था और है, वो है मेरे बाबा।
हाथ उठाना तो दूर की बात, मुझे तो ये तक नहीं याद कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो। जी हाँ, हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना ही वो भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दो दोस्त आंखों ही आंखों में बिना कुछ कहे एक दूसरे के हालात समझ लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा। और तो और बाबा मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। जब कभी भी मैं उनसे कुछ बोलता, कहीं जाने को कहता या कुछ करने को पूछता, तो वो बस एक बात कहते कि बेटा, अगर तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा तो करो। और न जाने कैसे हर बार उनकी इस बात के बाद खुद ब खुद मुझे सही और गलत के बीच का अंतर पता चल जाता। और अगर कभी गलती से कोई भूल हो भी जाती तो बाबा तो हमेशा साथ है ही। तो ये बात तब की है जब मैं क्लास 5 में था। ठीक 1 तारीख को बाबा की तनख्वाह आती और महीने के पहले संडे की शाम बाबा और मैं हम दोनों साथ मिलकर राशन लेने जाते। एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 झोले बांधकर महीने भर की खुशियां लेकर आते। तो उस रोज जब हम वापस आ रहे थे तो बाबा की नजर झोले के ऊपर रखे हुए विम बार की एक बड़ी टिकिया पर गई। बाबा ने मुझे रुकने को कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। कुछ देर उन्होंने उस हिसाब वाले खाते में उस दिन के हिसाब की जांच पड़ताल की और बोले, यार इसने तो छोटी टिकिया का दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहां इंतजार करो, मैं अभी से बदलवा कर लाता हूं। तो मैं फट से बोल पड़ा, बाबा ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ना, अभी कहां इतनी दूर वापस जाओगे। तो बाबा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेते हुए बोले, बेटा ये मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूंगा। मैं वहां उनका इंतजार करने लगा। कुछ 5-10 मिनट बाद वो उस टिकिया को बदलवा कर एक छोटी टिकिया लेकर आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में बाबा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पे रखते हुए बोले, बेटा ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे आप सच्चे दिल से करते हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से हर सुबह एक बस्ता उठाए आंखों में सपने लिए बस इसी उम्मीद से घर से निकलता हूं कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देता हूं या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुंचकर हार कर थक कर बैठ जाता हूं तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और उतनी ही ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी। क्योंकि ये जो ईमानदारी है ना, वो बाबा की वापस लाई हुई इस छोटी टिकिया की तरह है जो गलत नहीं, सही है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत, ये सब बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सब को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुकम्मल नहीं होता। तो ईमानदार बनो, दुनिया से नहीं, खुद से, अपने सपनों से। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तू देखे जहां मैं वहां हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अब्बा ने कहा सबसे जुदा हूं मैं, एक पल को लगा कि खुदा हूं मैं। मेरे उड़ने के सपने से उन्हें इनकार था, मुझे लगा यही प्यार था। माँ ने कहा तू खिलौना है मेरा, मैंने कहा नहीं छोड़ दे, क्या पता कौन कब कहां तोड़ दे। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तुमने कहा पागल हूं, मैं जानता हूं। उसने कहा डरता हूं, मैं मानता हूं। मैं अपने सपनों के कातिल को पहचानता हूं, आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है। सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूं, पर मैं तो हिजाब में हूं। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूं खुद को, पर मैं तो महताब में हूं। क्या मैं मौलवी की दुआ हूं या मैं आरती का धुआं हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। मैं शराब हूं, खराब हूं, किताब हूं, खुमार हूं। क्या मैं उसका पहला इजहार हूं। नहीं, मैं उसका इनकार हूं। हां, मैं वकालतों में रखी गीता का सार हूं। खुला हूं, बंद हूं, अनेक हूं, चंद हूं, रहस्य का एक शंद हूं। आंखें खोल कर देख, मैं ही पाकिस्तान, मैं ही हिंद हूं, मैं ही मजहब, मैं ही कौम हूं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। हो सकता है मैं वो घर हूं जिसका पता डाकिया भी नहीं जानता। सिगरेट का वो पहला कष्ट जो लोग सिर्फ शौकिया तौर पर लेते हैं, या फिर वो बैसाखी जिसे एक अपाहिज अपनी ताकत और ये दुनिया लाचारी समझती है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं।
वजीरों के जुबान का पहरा हूं मैं, राज थोड़ा गहरा हूं मैं। हाँ हाँ, तुम में से एक चेहरा हूं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तू देखे जहां मैं वहां हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। थैंक यू। बड़ी खूबसूरत सी शाम थी, बड़ी खूबसूरत सी शाम थी। मेले की सारी चमक अपनी आंखों में लिए एक से दूसरे दुकान के चक्कर लगा रही थी वो। मुड़ मुड़ कर कई दफा देख भी रही थी मुझे, मुस्कुरा भी रही थी वो, पर थोड़ी नाराज थी मुझसे। और होती भी क्यों नहीं, देर जो कर दी थी मैंने आने में। सिर्फ उस शाम मेले में ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी। अगले सप्ताह उसके बाबूजी उसकी सगाई करा रहे थे। और फिर जैसे ही वो मिठाई वाली दुकान से भाग कर निकलने ही वाली थी कि मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, क्या अब बात भी नहीं करोगी मुझसे? क्यों करूं बात? तुम मेरे क्या लगते हो और मैं तुम्हारी क्या होती हूँ? मैं कुछ देर तक उसकी आंखों में आंखें डालकर बस उसे घूरता रहा। उसने दोबारा पूछा, क्या हो गया, जवाब दो, कहते क्यों नहीं कुछ? तुम मेरे क्या लगते हो और मैं तुम्हारी क्या होती हूँ? उस दिन तो मैं उसे कुछ कह नहीं पाया, पर आज सोचता हूँ उसे जवाब दे दूं। पर आज सोचता हूँ उसे जवाब दे दूं। मैं बेबात हूँ, बेहिसाब हूँ, तुम किताब हो, नायाब हो। मैं बेहाल सा एक सवाल हूँ, तुम ख्वाब हो, मेरा जवाब हो। मैं आधा हूँ, एक धागा हूँ, तुम गुदगुदा एहसास हो। एक रेशमी सा लिबास हो। मैं किसी बच्चे का एक बयान हूँ, तुम इस ब्रह्मांड का सारा विज्ञान हो। मैं आस हूँ, अधूरी प्यास हूँ, तुम आंचल हो, गंगा जल हो। मैं अधूरा सा कोई गीत हूँ, तुम सरगम, तुम संगीत हो। मैं उम्मीद का एक शब्द हूँ, तुम आशा की परिभाषा हो। मैं आग हूँ, महज चिराग हूँ, तुम इस जमीन का आफताब हो। वो राज जिसमें मैं बसता हूँ, तुम उस मंजिल तक का अदृश्य रास्ता हो। मैं रेगिस्तान की जो रेत हूँ, तुम बैसाख वाला कोई खेत हो। मैं झोंके का एक बयान हूँ, तुम खुद में ही पूरा तूफान हो। मेरी कहानियों से क्यों अनजान हो, तुम मेरी गीता हो, मेरी कुरान हो। मैं गणित की कोई बस लकीर हूँ, तुम मेरे हाथों की तकदीर हो। मेरे प्यार का ये वादा है, एक उम्र से भी ज्यादा है। पर ये समाज है, यही बाधा है। ना मैं कृष्ण हूँ, ना तू राधा है। पता है, रूमी ने कहा है, यहां से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुम्हें। मैं ना हर रात सोने से पहले सोचता बहुत हूं। बिस्तर पर लेट कर आंखें मीच कर एक अलग सा संसार बना लेता हूं अपने ही अंदर। जहन में बहुत से सवाल आते हैं कि अगर ये गलत है तो सही क्या है, और अगर ये सही है तो गलत कितना बुरा हो सकता है। और फिर इन फैसलों की जंजीरों में खुद को जकड़ लेता हूं। लेकिन बस उस रात तक, जी हाँ, उस रात तक मैं ऐसा सोचता था। उस दिन शाम से ही एक दोस्त के साथ बहुत बातें हो रही थी। वो थोड़ी परेशान थी, कह रही थी कि ये दुनिया तो बहुत सही है मगर यहाँ कितना कुछ गलत है। तो सोने से पहले जब उसने मुझे गुड नाइट लिखकर भेजा, मैंने उस मैसेज को कुछ देर देखा, सोचा और फिर रिप्लाई किया, गुड नाइट, कॉमा, मेक अ विश बिफोर स्लीपिंग एंड दैट विल कम ट्रू। Listen, do not talk about it with anyone else. Just think about it before sleeping and it will come true. उसका रिप्लाई आता है, How can you be so sure? Question mark. I said I'm getting the instincts. Trust me. She said a yes and so did I. उस रात सोने से पहले मैंने भी ये माना कि मेरी कोई एक ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, और उस ख्वाहिश के पूरा होने पर मुझे कितनी खुशी होगी उसके बारे सोचते सोचते, मुस्कुराते मुस्कुराते पता ही नहीं चला कब आंख लग गई।
उस रात से पहले का जो दिन था वो बहुत अलग था मेरे लिए, क्योंकि उस दिन ने मेरी सोच को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। क्लास 8 में था मैं, उम्र में थोड़ा कच्चा लेकिन इरादों में बहुत पक्का। कोई भी कुछ भी सवाल पूछता तो फट जवाब देता, हमेशा जवाबों के साथ तैयार। और अंदर ही अंदर मैंने ये मान लिया था कि हाँ, मैं एक अटल इंसान हूं। थोड़ा पेसिमिस्ट था मैं, नकारात्मक कहते हैं जिसे। तो उस दिन हमारी मैथ्स ट्यूशन में जब सर ने पढ़ाते पढ़ाते ये कहा कि मैं जिस टाइप के सम्स करा रहा हूं, अगर तुम सब उन्हें ध्यान से करोगे तो सबको फुल मार्क्स आएंगे। और न जाने कैसे ये लाइन सुनते ही रिफ्लेक्स में मैं बोल उठा, नहीं आएंगे सर। सर ने बोर्ड पर लिखना रोका, मेरी तरफ पलटे और पूछा, क्यों नहीं आएंगे? मैं थोड़ा घबरा गया, हिचकिचाते हुए कहा, सर एक्चुअली वो मतलब नहीं था मेरा। तो क्या मतलब था तुम्हारा, बताओ? मैंने देखा कि उस वक्त ट्यूशन में मौजूद हर एक शख्स मेरी तरफ घूर रहा था, तो मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, सर आई बिलीव, मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी भी चीज के लिए थोड़ा नेगेटिव वे में तैयार रहे तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। ये सुनते ही सर मुझे कुछ देर तक घूरते रहे और फिर पूछा, वो क्यों भला, बता सकते हो? मैंने कहा, सर सिंपल है, अगर हम मान कर चले कि कोई एक चीज है जो कभी पूरी नहीं हो सकती लेकिन विद टाइम वो पूरी हो जाती है तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर वो पूरी नहीं होती है तो हमने तो ये मान ही रखा था कि वो पूरी नहीं होने वाली है। ये बात सुनते ही सर ने अपना मार्कर बंद किया, उसे डस्टर के साथ ब्लैक बोर्ड के पास रखा और चेयर खींचकर हमारे पास आकर बैठ गए। उसने हम सब से अपनी नोटबुक्स बंद करने को कहा उन्होंने, और फिर पूछा कि ये बताओ तुम्हारा मैथ्स टेस्ट कब है? मैंने फट से जवाब दिया, सर करीब 1.5 वीक्स बाद। कंफर्म करने के लिए उन्होंने दोबारा पूछा, मतलब लगभग तुम्हारे पास 10 दिन है? मैंने कहा, हाँ सर। अच्छा, अगर मैं तुम्हें यह बताता हूं कि आज के बाद 10 दिनों बाद जो तुम्हारा मैथ्स टेस्ट होने वाला है उसमें तुम्हें 100 में 100 आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी वजह से तुम्हें एक भी मार्क कम नहीं आएगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने वही जवाब दिया जो शायद कोई और देता, सर बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन अगर 11वें दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें 100 नहीं 90 आए हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने कहा, सर ऑब्वियस है, बहुत खराब लगेगा मुझे। अच्छा, और तुम्हें ये खराब कब तक लगेगा या कितने दिनों तक लगेगा? मैंने कहा, सर करीब 1-2 दिन तक तो मेरा मूड ऑफ रहेगा ही। और तीसरे या चौथे दिन क्या होगा मन? मैंने कहा, सर चौथे दिनों तक लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। ये बात सुनते ही उन्होंने अपनी चेयर पीछे की और हम सब की तरफ देखते हुए मुझसे फिर पूछा कि तुम ये कहना चाहते हो कि इन 14 दिनों की तुम्हारी बैक टू नॉर्मल जिंदगी में तुम कितने दिन उदास थे या तुम्हारा मूड ऑफ था? मैंने कहा, सर करीब 4 दिनों तक तो मूड ऑफ था। तो इसका मतलब यह है अमन कि 10 दिनों तक तुम इस चीज के लिए खुश थे जो हकीकत में कभी हुई ही नहीं। लेकिन ध्यान देने की बात तो यह है कि तुम खुश थे। ये बात सुनते ही मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सर समझ गए कि मैं उनकी बात समझ चुका हूं, तो उन्होंने वापस मार्कर उठाया और ब्लैक बोर्ड पर सम बनाने लग गए। और उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं दुनिया में लोगों को एक बेवजह वजह दूंगा मुस्कुराते रहने के लिए। तो अगले दिन जब मेरी नींद खुली, मुझे एहसास हुआ कि कल रात जब मैं सोते सोते अपने उस एक ख्वाहिश के बारे सोच रहा था जिसे पूरा होने में शायद एक अरसा लग जाए या जो कभी मुकम्मल हो ही ना, लेकिन फिर भी मैं उसे मुमकिन मानकर उसकी होने की खुशी को जी रहा था। वो खुशी जो शायद हम सब से बहुत दूर है या फिर हकीकत में है भी नहीं। तो उस दिन से हर रात सोने से पहले मैं अपने किसी एक दोस्त को या किसी भी एक करीबी को ये लिखकर जरूर भेजता हूँ कि मेक अ विश बिफोर स्लीपिंग एंड दैट विल कम ट्रू। क्योंकि ये जो ख्वाहिश और ये जो खुशी है ना, वो गलत और सही के पैमानों से ऊपर है। और पता है ना, यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है। तो मैं हर रात उस मैदान तक की दूरी घटाने की कोशिश करता हूँ। मैं हर रात उस मैदान को हम सबके और करीब लाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग डेट्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कभी कुछ याद नहीं रहता। बट 30 मार्च 2016 T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और मैं बैठकर फेसबुक कर रहा था। सजेशंस में एक लड़की की प्रोफाइल आई एंड आई स्टॉप्ड। शी was just beautiful. She is just beautiful. अबाउट सेक्शन में देखा तो पता चला अपने ही कॉलेज की जूनियर है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को अपने बारे बता देता हूँ। क्लास 12 तक मेरी जिंदगी में दूर दूर तक कोई लड़की नहीं थी। चाचा जी के घरों को मिलाकर भी हम 5 भाई ही थे, कोई बहन नहीं। और कॉलेज में मेरी ब्रांच मैकेनिकल थी। तो लड़कियों से बात शुरू कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने उसका मैसेज बॉक्स खोला और टाइप किया, सुनो कल धोनी मारेगा, और सेंड कर दिया। कुछ 2-4 घंटों बाद उसका रिप्लाई आया, सॉरी क्वेश्चन मार्क, वाज द अबव मैसेज फॉर मी क्वेश्चन मार्क, PS विराट मारेगा।
नेक्स्ट दिन इंडिया तो मैच हार गई, पर अपनी इनिंग शुरू हो गई। अप्रैल 18 को उसका बर्थडे होता है। रात 12:30 से 1 के बीच मैंने उसे मैसेंजर पर विश किया और उसके रिप्लाई का वेट करने लगा। जब कुछ नहीं आया तो उसका जन्मदिन खत्म होने से ठीक 5 मिनट पहले मैंने उसे फिर से टेक्स्ट किया, हे, आई मे नॉट बी द फर्स्ट पर्सन टू विश यू, बट आई विल श्योरली बी द लास्ट, सो हैप्पी बर्थडे। फट से उसका रिप्लाई आता है, थैंक यू, आप अलग हो। मैंने कहा, तुम मुझे तुम कहकर बुला सकते हो। उस दिन से आने वाले 5 महीनों तक मैंने अलग अलग तरीकों से उससे उसका नंबर मांगने की कोशिश की और वो हर बार बहुत खूबसूरती से मना कर देती थी। पर समर वेकेशंस की शुरुआत में कहीं उसने अपना नंबर दिया। लगभग 2 महीनों के होते हैं भुवनेश्वर के कॉलेजेस के वेकेशन, और कॉलेज खुलते साथ सामने था 4th ईयर और साथ में थी मेरी प्लेसमेंट्स। तो मैंने खुद से ये वादा किया कि इन 2 महीनों में दिल खोल कर कोशिश की जाएगी। अगर कुछ बात बनती है तो बहुत अच्छा, वरना जॉब और करियर पर ध्यान दिया जाएगा। तब हमारी रोज बातें होने लग गई थी। दिन के 2 ही मैसेज क्यों ना हो, पर रोज। हम कॉलेज वापस आए और मैंने उससे मिलने के लिए पूछा। इससे पहले वो 2-4 बार मना कर चुकी थी, पर उस दिन उसने हाँ कहा। शायद उस बार उसे भी मन था। दैट लंच वाज स्पेशल फॉर मी। इसलिए नहीं कि मैं उसके साथ पहली बार डेट पर जा रहा था, बल्कि इसलिए कि उस दिन से पहले मैं अपनी माँ के अलावा किसी और लड़की के साथ अकेले बाहर खाने पर नहीं गया था। 21 सालों तक मैंने उस लम्हे को अपने पास महफूज रखा था और उस रोज मैं उसे किसी के साथ बांटने जा रहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस मुलाकात के बाद हमारे बीच कुछ ना कुछ बात तो बन जाएगी, पर हमारी बातें होना भी कम हो गई। थोड़ी भुलक्कड़ सी थी वो। कभी कभी 2-4 वीक्स तक मेरे मैसेज का रिप्लाई करना भूल जाती थी, पर मैं उसके रिप्लाई का वेट करना नहीं भूल पाता था। देखते ही देखते मेरी प्लेसमेंट्स आई और मुझे खुद से किया हुआ 2 महीनों वाला वादा याद आया। 2 के 5 महीने हो चुके थे और मुझे लगा कि नहीं, अब सब कुछ छोड़कर बस प्लेसमेंट और जॉब पे ध्यान दिया जाएगा। पर जहन में ये बात हमेशा थी कि एक बार उसे बताऊंगा तो जरूर कि कितनी खास है वो मेरे लिए। तो जैसे ही नौकरी हाथ में आई, मैंने उसे दोबारा मिलने के लिए पूछा। इस बार मैंने उसे सब कुछ बताया, सब कुछ। ये तक बताया कि कैसे जब वो मेरे साथ होती है तो रोड क्रॉस करने टाइम गाड़ियों वाली तरफ मैं खड़ा हो जाता हूँ। किस तरह ये शख्स, जिसे तारीखें याद नहीं रहती, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक लम्हे का सेकंड ब सेकंड का हिसाब रखने लग गया था। और जब तुम सामने होती हो ना, तो अपना नाम तक भूल जाता हूँ। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। मुझे नहीं मालूम तुम इसका जवाब दोगी या नहीं, ये हाँ होगा या ना, बस तुम्हें बताना था। और अब वापस जाते वक्त मैं अपने हॉस्टल पर उतर जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां से वापस अकेले आने की मुझ में हिम्मत नहीं है। हम गाड़ी में बैठे, मैं पूरे रास्ते बेतुके जोक सुनाने की कोशिश करता रहा और वो उन पर हंसने की कोशिश। जैसे ही गाड़ी कॉलेज वाले रोड में आई, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, आई लाइक यू बट आई डोंट लव यू। आई वोंट लव यू अंटिल यू से यस। क्योंकि अगर तुम वो लड़की नहीं हो तो तुमसे मोहब्बत करके मैं उस लड़की से बेवफाई नहीं करना चाहता जो मेरी जिंदगी में आने वाली है। मेरा हॉस्टल आया। While coming out of the car, I felt her hand on mine. Maybe she was trying to hold it. I stood there and she kept staring at me with a smile till the car went out of my vision. और उसके बाद ना कोई मुलाकात और ना ही कोई बात। दिन, सप्ताह, महीने बीते। जनवरी में मेरा बर्थडे होता है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि उसका मैसेज तक आएगा, पर जन्मदिन खत्म होने से ठीक 5 मिनट पहले उसका कॉल आता है। हे, आई वांटेड टू बी द लास्ट पर्सन टू विश यू हैप्पी बर्थडे। मैंने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या हम मिल सकते हैं? उसने कहा नहीं और फोन रख दिया। नहीं, ये कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती। मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मैंने तो हमेशा से ये सोच रखा था कि उसे एक ऐसा तोहफा, एक ऐसी चीज दूंगा जिससे जब वो पहने तो उस चीज को भी लगे कि वो मुकम्मल हो गई है। तो मैंने उसके लिए ईयररिंग्स लिए, साथ में एक कार्ड और एक खत। वो खत जो उसके जन्मदिन खत्म होने से ठीक 5 मिनट पहले उसके कमरे में था। बाकी सब चीजों के अलावा मैंने उस खत में लिखा कि अगर किसी कहानी को अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, तो उसे एक हसीन मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में दोबारा अगर हम फिर कभी मिलते हैं तो सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू विल ऑलवेज ओ दैट सेम रिस्पेक्ट इन माय आईज एज आई हैड फॉर यू व्हेन आई सॉ यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसके बाद उसके 2-4 बार टेक्स्ट आए। उसने जानने की कोशिश भी की कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कहाँ हूँ, पर इस बार मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं जा रहा हूँ, सिर्फ कॉलेज से ही नहीं, उसकी जिंदगी से भी। तो कॉलेज के आखिरी 2 महीने मैंने दोस्तों के साथ यादें जुटाने में लगा दिए। कॉलेज खत्म हुआ, बिना एक भी क्लास गए आखिरी सेमेस्टर पास भी कर गए। हम सब घर जा रहे थे। मैं स्टेशन पर था और मेरी ट्रेन लेट थी, थैंक्स टू इंडियन रेलवे, बट आई वाज हैप्पी बिकॉज द स्टेशन हैड फ्री वाईफाई। सो आई टुक आउट माय फोन, went to Play Store,
downloaded Tinder and fed the location as Bhubaneswar for one last time. And the very first picture that pops up is that of her. She is just beautiful. I look at her, smile and swipe right. हर शाम की तरह उस शाम भी मन मचल रहा था और मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। आंख लगी ही थी कि मुझे लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। दुपट्टा गुलाबी, आंखें शराबी, बाल रेशमी, मिजाज नवाबी। क्या हुस्न था, क्या हाल था, जो था बेमिसाल था। उसने बताया कि मेरे कमरे के इस तरफ वाले खाली कमरे में वो रहने आई थी। कत्लेआम हुआ उसकी नजरों से मेरा, कोई चाकू या छुरी नहीं। दोस्तों, लगा कि इस कमरे की किस्मत की तरह मेरी जिंदगी भी अधूरी नहीं। फिर क्या था, बातें हुई, मुलाकातें हुई, जिनका जिक्र नहीं होता वो ऐसी भी रातें हुई। साथ सड़क पर गाड़ियों वाले तरफ मैं चलता था, उसकी हर मुस्कुराहट पर ये दिल मचलता था। एक दिन न जाने क्यों उसने मुझसे कहा कि हमारे बीच अब वो बात नहीं। मुझे यही समझ में नहीं आया कि आखिर हमारे बीच जगह कहाँ थी। मैंने लाख समझाया पर वो मानी नहीं। मेरे लिए उसके बिना कोई कहानी नहीं। एक पल में चली गई वो मुझे छोड़कर। वो रातें, वो बिस्तर, वो करवटें वापस मुझ तक मोड़कर। फिर हर शाम की तरह उस शाम भी मन मचल रहा था और मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। आंख लगी ही थी कि मुझे लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भूल गया था कि मेरे कमरे के इस तरफ वाला कमरा भी खाली था? मैंने दरवाजा खोला। इस बार दुपट्टा नीला, मिजाज शर्मीला, जैसे कोई कमाल। क्या हुस्न, क्या हाल। फिर कत्लेआम हुआ उसकी नजरों से मेरा, कोई चाकू या छुरी नहीं। दोस्तों, मुस्कुराते रहो, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं। तो बात ऐसी है, घर जैसी है। कभी कभी थोड़ी ज्यादा पी लेता हूं, जिंदगी हद से ज्यादा जी लेता हूं। उस रोज माँ ने कहा था बाबा घर देर से आएंगे, तो हमने भी सोचा तब तक जाम पे जाम लगाएंगे। तो स्मॉल मिलाता गया, लार्ज बनाता गया। 8 पैक पेट के अंदर गए, 2 मेज पर तैयार किए, गिनकर पूरे दस्तक हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने बाबा खड़े थे और मैं उनकी नजरों में ना खड़ा हो सका। उनका बताना, डांटना, समझाना, जताना, हर एक चेहरा मेरी आंखों से होकर गुजरा और वो बिन कुछ बोले मेरे यहां से होकर गुजरे। दिन, सप्ताह, महीने, हमारी बातें बंद थी। न वो कुछ कहते, न मेरी हिम्मत थी। अपने ही घर में कभी इतना अकेला ना लगा था। बाबा की पुरानी कमीज पहनकर कभी इतना पराया ना दिखा था। घड़ी की टिक टिक ने हर सेकंड मार डाला। रोज बजते रहे 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12 के लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने बाबा खड़े थे। क्या मैंने आप लोगों को बताया कि मैं भूल गया था कि उस रात मेरा जन्मदिन था? बाबा मुस्कुराकर बोले, लो बेटा, हो गए तुम 21। पीछे से एक बॉटल निकाली, वो थी ग्लेनफिडिच। कहा 7 सुबह तक बैठकर जाम लगाएंगे, एक दूसरे को किसी तीसरे की कहानियां सुनाएंगे। उस रात लगा जैसे रात पूरी रही। दोस्तों, मुस्कुराते रहो, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं। कुछ गिने चुने से साल हैं, जो है यही हाल है। थोड़े रिश्ते हैं, ज्यादा वादे हैं, कुछ पूरे हैं, कुछ आधे हैं। 4 दोस्त हैं, अनेक इरादे हैं। जिंदगी हार जीत से आगे है। जो बातें अधूरी है, अधूरी सही। जो बातें अधूरी है, अधूरी सही। दोस्तों, मुस्कुराते रहो, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं। माँ की हमेशा कोशिश होती है कि बेटा जहां भी रहे घर पे रहे। माँ की हमेशा कोशिश रहती है कि बेटा जहां भी रहे घर पे रहे। इसलिए 2 महीने पहले जब मैं नौकरी के सिलसिले में शहर में नया नया आया तो मेरी माँ मेरे साथ आई थी, ये सोचकर कि कुछ 1 आध सप्ताह मेरे पास रहकर वो मेरे लिए इस नए शहर में पुराने घर जैसा कुछ ढूंढ देगी। एक डर उन्हें यह भी था कि इससे पहले मेरे परिवार से कभी कोई भारत के वेस्टर्न बॉर्डर की ओर रहने नहीं आया था और इस तेज दौड़ते शहर में भला ये दीवानी सी जान किस कदर रह गुजर करती। तो मेरे दिन ऑफिस में नया काम सीखने में बीतते और माँ का कमरे में रहकर मेरे नए घर के लिए जरूरी सामानों की लिस्ट बनाने में। वहां एक तरफ मैं एक कंप्यूटर के सहारे पूरी दुनिया जीतने की कोशिश करता और दूसरी तरफ मेरी माँ इस दुविधा में उलझी रहती कि मेरे नए घर के पर्दों का रंग कौन सा होगा। वो जो मेन गेट वाली डोर मैट है वो दरवाजे के अंदर तरफ होगी या बाहर, और बैल्कनी में कपड़े सुखाने वाली रस्सी आखिर कितनी ऊंचाई पर बांधी जाएगी कि हम दोनों के हाथ उस तक आसानी से पहुंचे।
हर रोज जब मैं ऑफिस से थका हारा घर आता तो हम दोनों माँ बेटे मिलकर एक ऐसी चार दीवारी की खोज में निकल पड़ते जिसे मेरी माँ मेरे लिए मेरा घर कहती। हमें पूरी उम्मीद थी कि कुछ एक आध सप्ताह में कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो हो जाएगा, पर देखते ही देखते माँ के घर जाने का दिन आ गया और हमें अपनी मर्जी मुताबिक एक भी घर ना मिला। फिर जिस सुबह माँ की ट्रेन थी उस सुबह मेरी नजर न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल से जा मिली। उसमें छपा था कि मेरे ऑफिस के ठीक बगल में एक 2 BHK फ्लैट है जो बिकने को तैयार है। साथ में यह भी लिखा था कि उस फ्लैट की जो मालकिन है वो एक बूढ़ी औरत है जिसका पति देश की सेवा करते हुए बॉर्डर पर शहीद हो गया था। मुझे फ्लैट की लोकेशन ठीक लगी तो मैंने माँ से कहा कि माँ सुनो, एक काम करो, तुम अपना सामान बांध लो और हम उस घर को देखेंगे और वहां से मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। हम दोनों जैसे ही वहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो वही बूढ़ी औरत बाहर आती है। उस औरत ने बताया कि दरवाजे के उस तरफ जो घर है उसमें 2 कमरे हैं, 2 वॉशरूम है, एक डाइनिंग हॉल है, एक बालकनी है और एक किचन है। बिजली पानी की कोई आपत्ति नहीं है और जो दाम बताया उन्होंने वो भी काफी वाजिब था। मेरी नजर अपनी घड़ी पर गई और मुझे लगा कि नहीं, हमें देर हो रही है, तो मैंने फट से उन्हें हाँ कहा और हम चलने लग गए। तब उस औरत ने मुझे रोका और कहा, बेटा एक बार घर पक्का करने से पहले भीतर से देख तो लो। मैंने हामी भरी और हम अंदर गए। हम जैसे ही अंदर गए, अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था, ऐसा जो किसी को भी कश्मकश में डाल दे। अंदर घर के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस थी तो एक बड़ा सा कमरा और कुछ भी नहीं। एक बड़ा सा कमरा और कुछ भी नहीं। जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि जमीन पर लकीरें खींचकर बक्से बनाए हुए थे और उनमें लिखा था रूम 1, रूम 2, बालकनी, वॉशरूम 1, वॉशरूम 2, डाइनिंग हॉल। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में रुका और एकाएक उस औरत पर चिल्ला पड़ा कि माँ जी भला ये क्या मजाक है? भला ऐसे कोई लकीरें खींच कर उसे घर कहता है और उसे बेचने के लिए पेपर में इश्तेहार देता है? वो औरत एक पल को चुप रही और दूसरे ही पल मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बेपरवाह मुस्कुराहट से बोली, बेटा जब तुम लोग लकीरें खींचकर जमीन को शहर, मुल्कों और सरहदों में बांट सकते हो तो क्या मैं एक घर को कमरों में भी नहीं बांट सकती? उस खुदा ने हमारे हाथ की लकीरों को एक जैसा बनाया है और हमने जमीन पर लकीरें खींचकर एक दूसरे को अलग बनाया है। थैंक यू।